आज के इस सेशन में हम क्लास 10th के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि यदि उसे वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेता है। इसीलिए आग इसमें सोडियम धातु में आग ना पकड़े, सोडियम धातु को बचाने के लिए इसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो अधातुओं के बीच प्रायः किस प्रकार के बंध बनते हैं और क्यों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दो अधातुओं के बीच प्रायः सहसंयोजी बंध बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वहां पे सहसंयोजी बंध बनता है। और अधातुओं के बीच प्रायः क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होके ही बॉन्डिंग बनती है वहां पे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन परमाणु है, ये पहला ऑक्सीजन परमाणु है और ये वाला दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है। ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु जब आपस में जुड़े हैं तो यहाँ पे ये दोनों सहसंयोजी बंध बनाए हैं। किस प्रकार के बंध बनाए हैं? तो सहसंयोजी बंध बनाए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अब ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन का जो परमाणु है, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शेयर हुआ है। ठीक है, देखो पहले वाले का भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वाले के साथ शेयर हो रहा है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले के साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से दोनों ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहे हैं और यहाँ पे जो है उनकी बॉन्डिंग सक्सेसफुल रही है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे भी यही चीज हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। कैसे हुई है? तो कार्बन का यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखिए, रेड वाला डॉट जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ब्लू वाला जो डॉट है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी हाइड्रोजन है, उन्होंने चारों हाइड्रोजन ने मिलकर के अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। किसके साथ? कार्बन के साथ शेयर किया है। तो इस वाले और कार्बन ने भी वही किया है, चारों हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है शेयर करने की वजह से। एक अपना वाला था और एक कार्बन वाला ले लिया, तो इसका भी यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला हाइड्रोजन है, इसका भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, एक अपना वाला और एक कार्बन वाला लेके। इसी तरह से इस हाइड्रोजन का भी हो रहा है और इसी तरह से इस हाइड्रोजन का भी हो रहा है। ठीक है, अब कार्बन का लेते हैं तो कार्बन का भी क्या हो गया, 4 तो खुद का था और 4 ये बाकी हाइड्रोजन का लेकर के 8 कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग बन रही है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्डिंग बनती है उसको सहसंयोजी बंध बोलते हैं और अधातुओं के बीच प्रायः जो होता है वो सहसंयोजी बंध बनता है। हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की रुधिर वाहिनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार की। रुधिर वाहिनी कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक हो गया आपका धमनी। तो धमनी में क्या होता है, इनमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है और यह चौड़ी होती है तथा रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनी का क्या काम होता है? तो धमनी का काम होता है खून को हमारे हृदय से शरीर के बाकी अंगों में ले जाना। ठीक है, ये धमनी है, ये चौड़ी होती है। ठीक है, और इसी से होता हुआ खून यानी रुधिर जो होता है वो हमारे हृदय से शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचता है और इससे जो रुधिर खून होके जाता है वो खून ऑक्सीजन युक्त खून होता है, उस खून में ऑक्सीजन भी मिला हुआ रहता है। तो एक तो धमनी हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है,
दूसरा है यहाँ पे सिरा या फिर सिराएं। सिराएं में क्या होता है, इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। इनकी दीवारें पतली होती है। यह रुधिर को विभिन्न अंगों से वापस हृदय में ले जाती है। ठीक है, तो पिछला जो मैंने आपको बताया था धमनी, धमनी क्या करता है, हृदय से बाकी अंगों में ले जाता है। और सिराएं क्या करता है, तो धमनी का उल्टा करता है, खून को शरीर के बाकी अंगों से वापस हृदय में लेके आता है। ये काम कौन करता है, तो सिरा करता है। और ये अशुद्ध खून होता है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन मिला हुआ जो शुद्ध खून होता है उसको धमनी हृदय से लेकर के बाकी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और सिरा क्या करता है, तो सिरा बाकी अंगों से जो खून होता है उसको एकत्रित करके, उस अशुद्ध खून को एकत्रित करके वापस से हृदय में ले आता है। सिरा ये काम करता है। ठीक है, और इसकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। धमनी कैसी थी, तो धमनी चौड़ी होती है, लेकिन सिराएं कैसी होती है, तो वो पतली होती है। ठीक है, दो हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा है यहाँ पे केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती हैं, तो केशिकाएं सबसे पतली होती है, यह सबसे पतली होती है और ये शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको धमनी भी बता दिया, सिराएं भी बता दिया और केशिकाएं भी बता दिया, तीनों यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपको आएगा तो ध्यान देना है कि आपको जो चित्र बनाना है वो पेंसिल से बनाना है। और चित्र बनाने के बाद आपको सभी पार्ट्स का नामकरण है जो है वो नेमिंग जरूर करनी है, क्योंकि जो नंबर मिलते हैं यदि आप सिर्फ चित्र बना करके छोड़ देते हो, हर एक पार्ट का नाम नहीं बताते हो, वहां पे भी आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन यदि आप चित्र भी बनाते हो अच्छे से पेंसिल से और फिर उसका नेमिंग भी कर देते हो, तो वहां पे आपको चित्र में तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर जो पॉइंट्स लिखने हैं वो भी आप लिखोगे तो एकदम जितने नंबर का, मान लीजिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं मानव नेत्र का सचित्र वर्णन हमें कैसे करना है। तो इस तरह से आपको फिगर बनाना है, नेमिंग करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं नेत्र गोलक की, कि नेत्र गोलक क्या होता है। तो नेत्र गोलक कहने का मतलब ये है पूरा नेत्र, हमारा पूरा जो आंख है वो नेत्र गोलक कहलाता है। ठीक है, अभी क्या होता है, आप आंख देखते हो तो हमें क्या होता है, बाहर का बस ये वाला पार्ट हमें दिखाई देता है, आंख हमें इतना ही बड़ा दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में जो आंख होता है वो इतना बड़ा ही नहीं होता है, वो बाकी का ये वाला जो पार्ट है उसका, ये हमारे अंदर धंसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, तो आंख जो होता है वो पूरा इस तरह से होता है, गोले के रूप में होता है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है वो वाला, ये वाला पूरा पार्ट जो है वो अंदर धंसा हुआ रहता है, बाहर से सिर्फ इतना ही दिखता है। ठीक है, तो आंख पूरा गोल होता है और इसी को नेत्र गोलक कहा जाता है। मानव नेत्र गोलक का आकार एक गोले के समान होता है और नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि ये जो नेत्र गोलक है इसका व्यास, व्यास मतलब यहां से लेकर के अगर यहां तक का हम पूरा डिस्टेंस देखते हैं तो ये पूरा कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का होता है। और इस नेत्र गोलक को कई भागों में बांटा गया है। अब हम जान लेते हैं कि नेत्र गोलक को कौन से भाग में बांटा गया है और किस किस भाग का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉर्निया, कॉर्निया किसको कहते हैं। तो इस कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल भी बोला जाता है, स्वच्छ मंडल बोला जाता है, इसके साथ इसको कनिया भी बोला जाता है, कनिया। ठीक है, तो कॉर्निया कहिए, स्वच्छ मंडल या फिर कनिया कहिए। ठीक है, यह आंख का पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है, आंख का वो पार्ट, ये देखिए कॉर्निया यहाँ पे दर्शाया गया है, ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्निया है। ठीक है, ये आंख का वो पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है और उसका प्रत्यावर्तन होता है। यह आंख का लगभग 2/3 भाग होता है। ठीक है, कॉर्निया जो होता है वो आंख का कितना भाग होता है, तो लगभग 2/3 भाग होता है, जिसमें बाहरी आंख का रंगीन भाग, पुतली और लेंस का प्रकाश
हिस्सा होता है, ठीक है। तो कॉर्निया में और कौन सा भाग आ जाता है, तो एक आंख का जो रंगीन हिस्सा होता है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, वो भी कॉर्निया के अंदर ही आ जाता है। आंख की जो पुतली होती है वो भी कॉर्निया के अंदर ही आ जाता है। और आंख के लेंस का वो भाग जो लाइट देता है, ठीक है, प्रकाश देता है, वो भी कॉर्निया के अंदर आता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे क्रिस्टलिया लेंस। क्रिस्टलिया लेंस क्या होता है, तो आंखों में पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है जो रेशेदार अवलेह जैसे पदार्थ से बना होता है, ठीक है, इसको क्रिस्टलिया लेंस बोला जाता है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस परितारिका के ठीक नीचे ये अवस्थित होता है, यानी कि स्थित रहता है। तो जो क्रिस्टलिया लेंस होता है ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखिए लेंस को दर्शाया गया है, ठीक है। ये देखिए हमारा जो ये जो आंख हमें दिखाई देता है सामने की साइड से, उसके ये पीछे साइड में रहता है, ठीक है। आंखों में पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का लेंस होता है ये, वो भी आप लोग याद रखिएगा, द्विउत्तल लेंस होता है ये, ठीक है। और किससे बना होता है, तो ये रेशेदार अवलेह जैसे पदार्थ से बना होता है। और ये कहाँ पे स्थित होता है, तो ये लेंस परितारिका यानी कि आइरिस के ठीक नीचे स्थित होता है। ये देखिए ये आइरिस है और आइरिस के ठीक नीचे, आप इसको पीछे साइड भी कह सकते हैं, नीचे कह लीजिए या फिर पीछे साइड कह लीजिए, यहाँ पे ये स्थित रहता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं आइरिस और पुतली की, कि आइरिस क्या होता है और पुतली क्या होता है। तो परितारिका मानव तथा अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आंखों के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है, ठीक है। तो आइरिस जो होता है, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना पतली वृत्ताकार संरचना, ये यहाँ पे, ठीक है, यही है आइरिस, ठीक है, जिसका काम आंख के तारे यानी कि पुतली के व्यास को नियंत्रित करना होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ये जो गोला सा जो दिख रहा है आपको पीला पीला सा, ठीक है, यही आइरिस है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पुतली के व्यास को नियंत्रित करना। जिस प्रकार आइरिस रेटिना और इस प्रकार आइरिस जो होता है वो रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये जो पीला वाला जो गोला है यही क्या है, आइरिस है। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे पुतली को नियंत्रित करता है। तो पुतली नियंत्रित होता है तो उससे जो हम पलक झपकाते हैं वो हमारा नियंत्रित होता है। और जिससे पलक झपकाना हमारा जब नियंत्रित होता है तो हमारे आंख पे जो प्रकाश पड़ता है उसकी मात्रा भी यहाँ पे नियंत्रित होती है, ठीक है। तो आइरिस भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, पुतली का भी काम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेटिना की। तो ये जो आपको लाल वाला दिख रहा है ना, ये रेटिना है, ठीक है। तो मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना कहा जाता है। ये जो लाल रंग का पर्दा है, ये लाल वाला पार्ट, यही रेटिना है। रेटिना कहाँ पे होता है, तो ये आंख के पीछे साइड होता है। और इसीलिए आंख के पिछले पर्दे को जो है उसी को हम रेटिना कहते हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिस तक प्रकाश पहुंचता है और उसी प्रकाश का विश्लेषण करके ये नजर आने वाली चीजों की शिनाख्त करती है। हम किसी भी चीज को मतलब जो है कैसे उसकी शिनाख्त करते हैं, तो ये जो जब प्रकाश जो होती है वो आकर के रेटिना पे पड़ता है, ठीक है। जब रेटिना तक प्रकाश पहुंचता है तो हमारा आंख जो है वो इस चीज को विश्लेषण करके फिर हम उस चीज को शिनाख्त करते हैं कि ये वाली वस्तु है, ठीक है। और मतलब रेटिना ही जो है वो हमारी आंख को देखने में सक्षम बनाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी चीज को मतलब पहचानने में जो रोल होता है वो हमारे दिमाग का भी होता है, मस्तिष्क का भी होता है, ठीक है, कि वो उस चीज को पहचानता है कि ये चीज क्या है। लेकिन यहाँ पे रेटिना का भी काम होता है, इस आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होता है। तो यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कम स्रावित होगा। क्या होगा, जब आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होगा वो कम स्रावित होगा, उसका जो ठीक है। और ये देख लीजिए थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है, तो ये यहाँ पे होती है, हमारे गले में होती है, ठीक है। और जब ये हमारे थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का कम स्रावन होगा
तो इससे क्या होगा, इससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की उपापचय प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी और आयोडीन की कमी के कारण एक व्यक्ति में कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। घेघा को ही ग्वाइटर रोग कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है, यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए कि समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समजात अंग के बारे में जान लेते हैं। समजात है यहाँ पे, समजात नहीं है। ठीक है, समजात अंग क्या होते हैं, तो उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे देखिए, पक्षी के पंख तथा मनुष्य के हाथ दोनों ही रूपांतरित अग्रपाद हैं। देखिए, मैं आपको आसान समझो में समझाऊं तो पक्षी जो है, पक्षी का जो पंख है, ठीक है, और मनुष्य का जो हाथ है, इन दोनों का जो काम है, एक तरह से आप देखिए तो पक्षी में पंख होता है और मनुष्य में पंख नहीं होता है। मनुष्य को पंख की जगह पे क्या होता है, हाथ होता है। ठीक है, इनका जो आधारभूत संरचना है वो एक समान नहीं है, लेकिन दोनों का काम क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। पक्षी जो होते हैं वो पंख के सहारे उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन मनुष्य हाथ के सहारे उड़ तो नहीं सकता है ना, वो हाथ से अपना काम करता है, बाकी जो उसका काम होता है उसको वो करता है। तो यहाँ पे कार्य बिल्कुल ही अलग अलग है, लेकिन जो आधारभूत संरचना है वो एक समान है। तो इस तरह के अंग को ही, जिनका आधारभूत संरचना एक समान हो लेकिन काम अलग अलग हो, तो इस तरह के अंगों को समजात अंग कहा जाता है। अब बात करते हैं समरूप अंग की, कि समरूप अंग किसको कहा जाता है। तो ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचना समान नहीं होती, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तितली के पंख और कबूतर के पंख दोनों ही उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन कबूतर के पंख में हड्डियां होती है और तितली के पंख में नहीं होती हैं। ठीक है, इसे तितली का पंख हो गया। तितली भी अपने पंख से उड़ने का काम करती है और कबूतर भी अपने पंख से उड़ने का काम करते हैं। दोनों के पास पंख है और यहाँ पे काम एक ही हो रहा है। ठीक है, काम वही हो रहा है, उड़ने का काम हो रहा है, लेकिन दोनों के पंख में जमीन आसमान का फर्क है। तितली का जो पंख होता है वो कितना कोमल, मुलायम, लचीला होता है, उसको आप एक बार मसल दो तो उसका पंख जो होगा वो टूट टूट के खत्म हो जाएगा। लेकिन कबूतर का जो पंख होता है वो बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग, हड्डी के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या है, आधारभूत संरचना दोनों के पंखों का बिल्कुल ही अलग है, लेकिन दोनों का पंख एक ही काम कर रहे हैं, उड़ने के काम कर रहे हैं। तो जब दो अन्य जीव में ऐसे अंग होते हैं, ऐसे अंगों की समानता दिखती है, तो उसे समरूप अंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको समरूप अंग भी समझ में आ गया होगा और समजात अंग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमरबेल, जू तथा जोक में क्या समानता है, इन तीनों में क्या समानता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैं आप लोग करा रहा हूँ ये यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी जो मैंने आपको बताया वो बायोलॉजी का ही था। अमरबेल, जू और जोक में क्या समानता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये तीनों, अमरबेल, जू और जोक, ये तीनों ही पोषण की विधि में परजीवी हैं। परजीवी हैं मतलब ये तीनों ही पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित हैं। ठीक है, अमरबेल जो होता है वो पौधे से अपना भोजन, क्या होता है आपने देखा होगा, पौधा जैसे आम का ही कोई पौधा है या फिर लीची का कोई पौधा है, उस पर आपने देखा होगा कि इस तरह का तना वाला पौधा उसको पूरा कवर कर लेता है, उस पर पूरा फैल जाता है। ये लत्ती टाइप का पौधा होता है, पूरे पेड़ को ये खराब कर देगा, उस पर वो फैल जाता है, जिस वजह से ये वाला जो पेड़ होता है उसको बहुत नुकसान होता है। अगर आम का पेड़ है तो उसमें आम के फल जो होता है वो वैसे नहीं लगते हैं और पेड़ का विकास रुक जाता है। क्यों पेड़ का विकास रुक जाता है, क्योंकि ये जो तना वाला जो अमरबेल है ये इस पेड़ पे फैल जाता है और इसी पेड़ का जो पोषक तत्व है वो इस पेड़ से खींचना शुरू कर देता है। चूंकि
इस पेड़ का जब ये पोषक तत्व ये अमरबेल खींच लेगा तो जो पेड़ लगाया है हमने, चाहे आम का लगाया हो या लीची का लगाया हो, जिस भी चीज का लगाया हो, उस पेड़ का विकास क्या होगा, विकास रुक जाएगा। उस पेड़ में फल लगना होगा वो कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो इस तरह से अमरबेल भी परजीवी है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे, दूसरे पेड़ पे आश्रित होता है। इसी तरह से जो यहाँ पे जू होता है, हमारे बालों में जू हो जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, भोजन के लिए क्या करते हैं, हमारा खून चूसते हैं, हमारे सर में रहते हैं और हमारा ये खून चूस के अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन ये करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जोक होता है, जोक है या फिर शरीर के अंदर घुसता है और उसका खून चूसने का काम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, हम पानी में जाते हैं और क्या होता है, जोक जो होता है वो हमारे त्वचा के सहारे हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है, कान से होते हुए हमारे शरीर में घुस जाता है, त्वचा में भी होते होते वो हमारे शरीर में घुस जाता है। या कभी कभी हमारे पेट के अंदर से भी क्या होता है, जोक जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये सब जोक जो होते हैं ये अपना पोषण कैसे करते हैं, तो ये हमारे शरीर का जो हमारे ब्लड जो होता है, हमारा जो रुधिर होता है, हमारा जो खून होता है, उसी को चूस के ये अपना भरण पोषण करते हैं, ये अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोजन के पाचन में मुंह का क्या कार्य है। तो भोजन के पाचन में मुंह का क्या कार्य है, तो सबसे पहला काम हो गया यहाँ पे कि मुंह में दांत होते हैं और ये दांत ही भोजन को चबा के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, जिससे कि जब भोजन आगे जाता है तो वहां पे हमारे लीवर को, आंत को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, वहां इनको कम मेहनत करना पड़े। इसीलिए भोजन का जो हमारे मुंह में जो दांत होता है वो भोजन को चबा चबा के बहुत ही छोटे से छोटे टुकड़े में वो तोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि चबाए भोजन को लार से मिश्रित होने पर लार में उपस्थित एमिलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दांत जो है वो भोजन को तोड़ता है, फिर भोजन पेट में जाता है और वहां पे इसका जो है वो पाचन का काम शुरू होता है। भोजन का पाचन का काम हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। दांत तो सिर्फ चबा करके छोटे छोटे टुकड़े करने का काम करता है, लेकिन उसके बाद हमारे मुंह में जो लार होता है, लार यानी कि थूक कह लीजिए या फिर हमारे मुंह के अंदर का जो गीलापन है वो क्या होता है, इस भोजन के साथ मिल जाता है। और इस मिलने की प्रक्रिया में हमारे लार में, हमारे थूक में या हमारे मुंह के अंदर जो गीलापन है उसमें क्या उपस्थित रहता है, तो उसमें एमिलेज एंजाइम उपस्थित रहता है। और ये एमिलेज एंजाइम क्या करता है, तो ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है और भोजन की पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और काम होता है मुंह में, हमारा जो जीभ है, ये जीभ भोजन को लार के साथ मिश्रित होने में सहायक होती है। यदि हमारे पास जीभ नहीं होता, सिर्फ दांत से हम उसको चबा लेते, तो भोजन को मुंह में ये लार में मिश्रित वो सही से नहीं हो पाता, यहाँ पे उसको दिक्कत आती। और लार में जब ये सही से मिश्रित नहीं हो पाती तो एमिलेज एंजाइम जो है ये नहीं होता, ये सही से मिल नहीं पाता और ये सही से स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित नहीं कर पाता, तो इस तरह से दिक्कत होता है। तो यहाँ पे जीभ का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये भोजन को लार के साथ अच्छे से मिश्रित करने में सहायता करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन के पाचन में मुंह का क्या कार्य होता है। ठीक है, अब क्या मैं आपको कुछ MCQ 1 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है, तो कुछ एक नंबर वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। और ये जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब मैंने एक ही चैप्टर से लिए हैं। एक चैप्टर से जो ये जो आपका जो चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन वाला जो चैप्टर है, सिर्फ मैंने उसी चैप्टर से लिए है। बाकी चैप्टर वाला भी मैं करवाऊंगा, वो मैं अगले किसी वीडियो में करवाऊंगा। इसमें सिर्फ मैंने इसी चैप्टर को लिया है। और इसमें जो इस चैप्टर से, क्योंकि और एक बात मैं आपको बताया, तो इस चैप्टर से अधिकतर ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 1 नंबर वाला अभी इसी चैप्टर से लिया। चलिए मैं एक एक करके आपको ये करवा देता हूँ। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो आधी होती है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण उपयोग होता है। कौन सा दर्पण उपयोग होता है सोलर कुकर में, तो अवतल दर्पण उपयोग होता है।
और हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयोग होता है। ठीक है, सोलर कुकर में भी हो गया अवतल दर्पण, और हजामत बनाने के लिए भी जो है वो अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, हजामत के लिए अवतल, सोलर कुकर के लिए अवतल, लेकिन दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का बड़ा होता है। और एक बार पहला वाले को फिर से रिपीट कर देता हूं, दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आधी होगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों उत्तल दर्पण लगा रहता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दर्पण तो छोटा होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है छोटा सा रहता है, लेकिन चूंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तो ये बहुत पीछे के बहुत बड़े एरिया को कवर करके इस छोटे से दर्पण में दिखा देता है। इसीलिए मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद है कि प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समानांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो समानांतर प्रकाश पुंज होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होती है, और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? समानांतर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखे कि प्रतिबिंब और वस्तु के आकार समान हो? तो इसको वक्रता केंद्र पे रखना पड़ेगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे वक्रता केंद्र। तो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 10th का जो इस बार का आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।